अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मेलबर्न में मौजूद हूँ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी 12 रुकनी टीम का ऐलान किया है और विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद को ड्रॉप करके मोहम्मद रिजवान को वापस पाकिस्तान की टेस्ट टीम में खेलने के लिए मैदान में उतारा गया है। और ये फैसला किया गया है टीम मैनेजमेंट की तरफ से और पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान हुआ है। मीर हमज़ा और साजिद खान ये भी 12 रुकनी स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। और इस 12 रुकनी स्क्वाड के अंदर क्योंकि पाकिस्तान को एक फोर्सफुली चेंज लानी पड़ी अपनी टीम के अंदर, क्योंकि खुर्रम शहजाद जो थे वो इंजर्ड होकर वतन वापस रवाना हो चुके हैं। तो अब ये चांसेस हैं कि साजिद खान या मीर हमज़ा में से कोई एक जो है वो ड्रॉप होगा और पाकिस्तान की बाकी जो टीम है उसको फाइनलाइज कर लिया गया है। और उसमें बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने अब ये फैसला किया है कि सरफराज को रेस्ट कराई जाए और रिजवान को टेस्ट टीम के अंदर शामिल कर लिया गया है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों की बात सुनी है, बहुत सारी डिबेट्स चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अभी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है पाकिस्तान के अंदर, तो अब लोग जागे नहीं हैं। जो लोगों की आंख खुलती जाएगी तो उसके बाद फिर सब लोग अपना जो है वो सोशल मीडिया का बटन ऑन करते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। देखें, सरफराज को चांसेस ज़रूर दिए गए। सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट में कमबैक भी किया, बड़ा शानदार कमबैक था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जब इम्पैक्टफुल क्रिकेट देखते हैं तो अब रिजवान को ड्रॉप जब किया गया कराची टेस्ट के अंदर, तो उस वक्त रिजवान की परफॉर्मेंस भी बहुत नीचे लगी हुई थी। तो सब ने इस फैसले को सपोर्ट किया। शाहिद आफरीदी उस वक्त चेयरमैन आए थे, नई रमीज़ की रजीम ख़त्म हुई थी और इक़्तिदार पर नजम सेठी साहब थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो आए थे। तो उन्होंने पॉपुलर डिसीजन करने थे और वो पॉपुलर डिसीजन उन्होंने किए और सरफराज को टेस्ट क्रिकेट में चांस दिया और फिर सरफराज ने सस्टेन भी किया, परफॉर्म भी किया। तो उस वक्त भी ये फैसला ठीक लग रहा था। अब जब सरफराज से पिछले 2-3 टेस्ट मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो रिजवान आपके बेंच पे बैठा हुआ है और रिजवान ने काफ़ी मेच्योरिटी अपनी बैटिंग के अंदर लाई है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट मज़ाहमत भी कर सकता है। उसके अंदर ये एबिलिटी भी है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की कंडीशन यहाँ पाकिस्तान को मिली हैं और जिस तरीके से हम अब तक एक्सपोज हो गए हैं, तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो मज़ाहमत करेगा। सरफराज ने मज़ाहमत नहीं की है पर्थ के अंदर, वो नज़र आया है, वो लगा है सबको। फिर यहाँ जंक्शन ओवल में विक्टोरिया के अगेंस्ट रिजवान को मौका दिया गया, रिजवान ने 50 स्कोर की, तो वो आसार दिखाई दे रहे थे कि रिजवान को टेस्ट टीम के अंदर जगह मिलेगी। मुझे पता है बहुत ट्रोलिंग होनी है, बहुत गालम गलोच होनी है और एक माफिया पाकिस्तान के अंदर है जो कि बन्नी बनाई टीम को ख़राब करने की बड़े दिनों से कोशिश करता चला आ रहा था। अब देखते हैं कि ज़का अशरफ और उसका जो बोर्ड है और उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है, ये जो विद इन टीम तब्दीली आई है, एक प्लेयर को आपने बाहर बिठा दिया और एक और अपने विकेट कीपर बल्लेबाज को टीम के अंदर शामिल कर दिया है। अब ये इसको बर्दाश्त कैसे करते हैं? क्योंकि हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जो कि कराची लाहौर की लड़ाई को समझते हैं कि शायद कोई बड़ी लड़ाई है। मसला कराची लाहौर का नहीं है, मसला ये है कि जब पाकिस्तान टीम के फ़ायदे की बात होनी चाहिए तब हम सब लोगों को एक पेज पे होना चाहिए। मैं ये बात ऑलरेडी कर रहा हूँ कि जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कराची के अंदर शाहिद अफरीदी की सिलेक्शन कमेटी ने आके रिजवान को बाहर बिठा के सरफराज को चांस दिया था, तो वो तब फैसला ठीक था क्योंकि रिजवान पे बैड पैच चला आ रहा था। अब जो रिजवान है उसको ये अपॉर्चुनिटी इस बुनियाद के ऊपर दी जा रही है कि सरफराज यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो इम्पैक्टफुल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं जो उनको खेलनी चाहिए थी, जो कि शायद उनसे नहीं खेली जा रही है। खेली तो बाबर से भी नहीं जा रही है, सेंचुरी तो इमाम और अब्दुल्ला की भी नहीं आ रही है। ये सारे हकायक हैं। सऊद 50 ज़रूर करता है लेकिन उसको सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो है। लेकिन रिजवान का अब जो फैसला आया है इसके ऊपर नेगेटिव ट्रोलिंग ज़रूर होनी है। और ज़का अशरफ की कमज़ोरी क्या है कि जब भी कोई पाकिस्तान टीम के बारे में या विद इन टीम या आउटसाइड टीम को डिसीजन होता है तो उनके ऊपर तनकीद होती है तो वो भाईजान घबरा जाते हैं और उनके ऐसे हाथ पाँव कांपते हैं कि वो फिर ऐसे ऐसे आगे से फैसले करते हैं जिससे लगता है कि
एक घबराया हुआ शख्स जिसको शायद बहुत ज़्यादा अपनी कुर्सी से प्यार है और उसके अंदर फैसले करने की एबिलिटी नहीं है। आपने वो ऑडियो लीक सुन ली होगी कि वो क्या कह रहे हैं रिजवान और बाबर के बारे में, और कप्तानी के वो जो फैसले फैमिली आपस में बैठ के कर रही थी। तो मुझे 100% बिलीव है। मैं ये एक रिमाइंडर वीडियो और भी करूँगा कि ये सरफराज को बाहर बिठाने के ऊपर जो तमाशा और शोर मचना है या मच गया है, इसके ऊपर ये क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना वो हाथ पांव कांपना शुरू कर देने इस क्रिकेट बोर्ड के। हालांकि विद इन टीम आप तब्दीली करते हो, जब आप 15 रुकनी या 17 रुकनी टीम लेके आते हो तो आपने उन प्लेयर्स को मौका देना होता है जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सारे आपके लिए एलिजिबल हैं। मुझे याद है जब रिजवान को चांस, सरफराज को जब टेस्ट क्रिकेट में चांस मिला था, शाहिद आफरीदी की सिलेक्शन कमेटी आई थी और उन्होंने प्लेइंग 11 के अंदर डलवाया था। हालांकि सरफराज ऑलरेडी स्क्वाड का हिस्सा थे। तो जब उनको प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया गया था तो तब ये कहा गया कि जी देखें मिसबा ने इसको वेस्ट किया या मिसबा ने इसको चांस नहीं दिया है। तो मुझे याद है मिसबा ने एक बात बोली थी कि सरफराज पाकिस्तान की टीम के साथ 1-2 साल से ट्रैवल कर रहा था। रिजवान क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पाकिस्तान को डोमेस्टिक अपने होम ग्राउंड्स पर टेस्ट मैचेस मिले, गो कि पाकिस्तान जीत नहीं पाया, बट रिजवान ने वहाँ पर स्कोर किया हुआ था। तो सरफराज अच्छा था तो इसीलिए टीम के साथ था, तो रिजवान अच्छा है तो इसलिए टीम के साथ है, और उसको अब MCG कल पाकिस्तान मैदान में उतारने जा रहा है। बाकी अब साजिद और मीर हमज़ा हैं, इन दोनों में से हम किसको बिठा सकते हैं? हम मीर हमज़ा, मेरा ख्याल है कि देखें मीर हमज़ा को इसलिए शायद चांस ना मिले, उसकी वजह यह है कि हमें पेस चाहिए, हमें बॉलिंग चाहिए, अच्छी बॉलिंग चाहिए हमारे बॉलर्स का बर्डन उठाने के लिए। आमिर जमाल का और शाहीन शाह अफरीदी का जो बर्डन होगा उसको आखिर बाकी बॉलर्स ने उठाना तो है। तो साजिद से भी हम तवक्को कर सकते हैं, हम साजिद से ये तवक्को कर सकते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करता है, वो थोड़ा गेंद को जिस तरीके का वो बिल्कुल क्लोज द स्टंप बल्लेबाजों को सम टाइम मैंने देखा है मजबूर करता है खेलने के लिए कि बैक फुट पे जाकर बैट्समैन उसको खेल रहे होते हैं। अमूमन आप देखते हैं कि फ्रंट फुट पर आगे खेलते हैं तो आप स्पिनर की गेंद को बिल्कुल ही वेस्ट कर देते हैं बल्लेबाज। लेकिन साजिद सम टाइम तेज़ बॉल करवाता है, तो अच्छी बॉल करवाता है। नोमान क्योंकि उनका पेंडिस का ऑपरेशन हुआ है तो वो तो खैर मुझे नहीं लगता कि वो अगला टेस्ट मैच भी खेलेंगे, लेकिन साजिद के ऊपर टीम इंतज़ामिया रिलाई कर सकती है। मीर हमज़ा को अगर आप डालते हो तो फिर आपके पास स्पिनर वही सलमान अली आगा होंगे। हम फिर वही फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर अगर हम रखेंगे तो फिर तो आगा जो है उसके ऊपर सारा बर्डन चला जाएगा स्पिन बॉलिंग का। और नेथन लाइन ने पाकिस्तान की विकेटें ली हैं, लेकिन हमारे स्पिनर्स ने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला है। सो आई होप सो कि पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया जो भी फैसला करेगी अच्छा करेगी। बट ये प्लेइंग 11 थी जिसके अंदर 2 चेंजेस हुई हैं। रिजवान आए हैं सरफराज की जगह पे, और खुरम को अब देखते हैं कि साजिद रिप्लेस करते हैं या मीर हमज़ा रिप्लेस करते हैं। थैंक यू सो